Hello my lovely viewers, welcome to the channel once again. So class 10th chemistry के first chapter which is chemical reactions and equation के first topic which was differences between physical and chemical change को properly समझने के बाद आज के इस सेशन में हम जानेंगे properties of chemical reaction. बिकॉज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये जान रखा है स्टूडेंट कि बेसिकली नेचर में 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस होती हैं विच इज फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड द लास्ट वन इज रेडियो एक्टिव चेंज. सो क्लास 10th केमिस्ट्री में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में आपको स्टडी करना है. तो चलो, केमिकल चेंज तो हमने समझ लिया कि केमिकल चेंज फर्दर केमिकल रिएक्शंस में प्रोसीड होती हैं. इस सेशन में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज उसी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड अलॉन्ग विद देयर एक्टिविटीज. बिकॉज एग्जामिनेशन में कई बार इस एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चेंज इन स्टेट, सेकंड वन इज चेंज इन कलर, change in temperature, evolution of gas, formation of precipitate, change in smell and formation of new substance. तो ये 7 properties अगर किसी भी changes में पाई जाती है तो हम कहते हैं that particular change is chemical change. और chemical changes से further proceed होती हैं chemical reactions. तो चलिए इन सारे properties को step by step activity के along समझते हैं. So our first activity is which is 1.1. It is mentioned in your NCERT book. First page. So the activity says clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper. Now hold it with a pair of tongs, burn it using a sprit lamp or burner and collect the ash so formed in watch glass. So the activity says कि आप एक magnesium ribbon ले लो. Suppose this is the magnesium ribbon. I'm drawing it over here for your clarity. Okay, this is the magnesium ribbon. मैग्नीशियम का सिंबल है Mg. ओके, ये मैग्नीशियम रिबन हमने ले लिया. अब हमें क्या करना है कि हमें इसे बर्न करना है विथ अ पेयर ऑफ स्प्रिट लैम्प, है ना. मेक श्योर कि बर्न करने से पहले हम इसे विथ अ पेयर ऑफ टोंग से होल्ड कर सके सो दैट कोई फर्दर एक्सीडेंटल कुछ ना हो. ओके, तो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया और हमें उसे बर्न करना है विथ द हेल्प ऑफ स्प्रिट लैम्प और बर्नर. ओके, but question says कि before burning it you have to rub it with sandpaper. Why so? ऐसा क्यों है कि अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो इसको सबसे पहले सैंड पेपर से रब करना है? ऐसा इसलिए स्टूडेंट बिकॉज मैग्नीशियम एक मेटल है. करेक्ट, बहुत ध्यान से सुनना. मैग्नीशियम एक मेटल है ना. और इस मैग्नीशियम को अगर आप या किसी मेटल को अगर आप ओपन इन्वायरमेंट में ऐसे ओपन स्पेस में या ओपन इन्वायरमेंट में ऐसे आप खुले छोड़ देते हो तो इस पे ऑक्सीजन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है. व्हाई? बिकॉज सी दिस इज द मैग्नीशियम रिबन. इस पे इसके ऑल अराउंड ऑक्सीजन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है ना. तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. वो ऑक्सीजन के गैस इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं और एक लेयर का फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, जिनके कारण अगर आप इस लेयर को रिमूव नहीं करोगे तो ये मैग्नीशियम रिबन फर्दर बर्न नहीं होगा, फर्दर कंबस्ट नहीं होगा. और हमें क्या करना है? हमें तो इस मैग्नीशियम रिबन को जलाना है ना, बर्न करना है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो ये बर्न ही नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे सैंड पेपर से पहले रब करेंगे सो दैट ये जो मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन का लेयर का फॉर्मेशन है ये रिमूव हो जाए, है ना. ये रिमूव हो जाएगा तब ये बहुत ईजी वे में बर्न हो सकता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. एक बात जानो, मैग्नीशियम, ठीक है, सी मैग्नीशियम एक मेटल है, इस पर ऑक्सीजन आकर बैठेंगे. लुक है, मैग्नीशियम इज अ मेटल. ठीक है, इस पे ऑक्सीजन जब आकर के बैठते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. तो मेनली मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है जो इसे फर्दर बर्न करने नहीं देता है. इसलिए वी यूज सैंड पेपर टू रिमूव दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर. मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर. ओके, नाउ अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने इस मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से रिमूव कर दिया. ओके,
जितने भी मैग्नीशियम ऑक्साइड थे ये सैंड पेपर से रिमूव हो गए। अब ये प्योरली सिर्फ मैग्नीशियम रिबन रह गया और इसे हमने बर्न कर लिया। बर्न करने के बाद हमने देखा कि ये ऐश में कन्वर्ट हो गया, है ना, बिल्कुल जलकर राख हो गया। ओके, नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सी, तो हमने देखा कि ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होके ऐश में कन्वर्ट हो गया है ना, और ये ऐश का कलर है वाइट पाउडर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला स्टूडेंट कि चेंज इन कलर हो गया ना। सी, मैग्नीशियम का कलर कुछ और था, बट ये जब फर्दर कंपोस्ट हुआ, फर्दर बर्न हुआ, तो ये वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, तो चेंज इन कलर हो गया। चेंज इन कलर क्या है, कुछ नहीं है, बस केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज है, सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई that this activity is related to the chemical reaction. Okay, और chemical reaction की कौन सी प्रॉपर्टीज, तो चेंज इन कलर। और एक बात और ध्यान में देना, तो जब ये वाइट पाउडर जिसे हम ऐश कहते हैं, इसे जब हम फर्दर एग्जामिन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई साहब ये तो खुद मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को बर्न कर लिया। और दुनिया में जितनी भी तमाम चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप बर्न करते हो तो ऑक्सीजन गैस का होना वहाँ पे बहुत कंपलसरी है। अगर ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिलता है तो कोई भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कभी कंबर्स नहीं होंगी, वो कभी जलेंगे ही नहीं, वो कभी बर्न होंगी ही नहीं। ओके, तो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मिल गया, ये बर्न हो गए और ये खुद को केमिकल रिएक्शंस हुई। इन दोनों के बीच क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब हम जानेंगे, डोंट वरी, थर्ड चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ओके, तो हुआ क्या स्टूडेंट कि मैग्नीशियम मेटल पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आकर चिपक गए और इन दोनों में कुछ केमिकल रिएक्शन हुई और फर्दर फॉर्मेशन हो गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ओके, तो जलने से पहले भी ये मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई। कैसे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जलने के बाद भी इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। क्यों, क्योंकि हम इसे बर्न कर रहे हैं। और बर्न कैसे हो गई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस एक्टिविटी को मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है। डिटेल से इसलिए समझाया है क्योंकि जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी और सिलेबस हमारा बिल्कुल जेट के जैसा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, मतलब कि जेट के जितना फास्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम इज अ मेटल। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, मेटल जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यही हुआ ना, देखो मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, तो मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, मेटल ऑक्साइड। कौन सा मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ, जो मेटल यूज हुआ, मैग्नीशियम मेटल यूज हुए, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप फर्स्ट एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। और देखो चेंज इन स्टेट भी हुआ ना, ऐश में कन्वर्ट हो गए, है ना। सो फर्स्ट एक्टिविटी प्रूफ करती है केमिकल रिएक्शंस के चेंज इन स्टेट को एंड चेंज इन कलर को। ओके, आप यहाँ पर कॉमा देकर एक्टिविटी फर्स्ट भी लिख सकते हैं। So this was your first activity. Now moving towards the second activity, which is activity 1.2. So this activity says take lead nitrate solution in a test tube. आपको lead nitrate solution को test tube में लेना है, okay? And add potassium iodide solution, और उसमें potassium iodide solution को add करना है, addition करना है। Now what do you observe? अब आपको अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना, आपने क्या ऑब्जर्व किया। ओके, सो दिस इज लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, ऑरेंज वन, एंड इसके ऊपर पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को ऐड कर दिया। नाउ हमने क्या देखा, हमने देखा एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें कुछ धुआं सा फॉर्मेशन हो गया। और हुआ क्या कि पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन और लेड नाइट्रेट सोल्यूशन के बीच में कुछ तो रिएक्शन हुआ, तभी धुआं का फॉर्मेशन हुआ और इनका कलर भी चेंज हो गया, और वो कलर चेंज हुआ येलो कलर में। तो मैंने क्या कहा, चेंज इन कलर हो गया ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज, और एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया ना। तो दो प्रॉपर्टीज में फिट हो गए। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, दिस इज लेड नाइट्रेट, ये फॉर्मूला है, पीबी को हम लेड बोलते हैं, NO3 होल स्क्वायर 2 को नाइट्रेट कहते हैं। ओके, ये जब रिएक्ट हुए हैं पोटेशियम आयोडाइड के, तो इन दोनों के बीच कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन को लेकर हरकतें हुई और कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, और वो फॉर्मेशन हुआ लेड
आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में, है ना। और इसी लेड आयोडाइड का कलर चेंज हुआ, कौन सा कलर, येलो कलर, ओके। और ये लेड आयोडाइड जो है स्टूडेंट, ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में पाए गए। प्रिसिपिटेट मतलब अब जब किसी चीज़ का सोल्यूशन बनाते हो तो वो सपोज कर लो दिस इज द बिकर, ओके, इस बिकर में आप किसी चीज़ का सोल्यूशन बनाए तो वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हुआ उस सॉल्वेंट में या उस वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ, वो छोटा छोटा पार्टिकल्स बेस पे जाकर के जम गया, तो उसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेट, ओके। तो ये इस टेस्ट ट्यूब में नीचे में जाकर के जम गया, कौन, लेड आयोडाइड, और इसका कलर क्या है, येलो, ओके। तो हो गया ना चेंज इन कलर भी हो गया, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो गया, और सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, जिसे हम फिर रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ओके। सो एक्टिविटी 1.2 चेंज इन कलर को भी सेटिस्फाइड करता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस को भी सेटिस्फाइड करता है, और सबसे बड़ा यूनिवर्सल फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस को भी सेटिस्फाइड करता है। नाउ द लास्ट एक्टिविटी विच इज 1.3, इनके बाद हम फर्दर वीडियो में केमिकल इक्वेशंस को जानेंगे। नाउ द एक्टिविटी सेज टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लो कॉनिकल फ्लास्क में, मतलब कुछ जिंक का टुकड़ा लो कॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में, और उसमें ऐड कर देना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, इसमें डाइल्यूट का वर्ड यूज़ हो रहा है। जब हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे, डाइल्यूट का मतलब बहुत डेप्थ में समझेंगे, बट आप यहाँ पर इतना जान लो कि मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, मतलब इसमें थोड़ा सा वाटर का एडिशन हुआ है ना, गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, थोड़ा इसमें हमने वाटर को ऐड किया है, ओके। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिंक ग्रैन्यूल हमने ले लिया, जिंक का टुकड़ा ले लिया, इसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि जिंक ग्रैन्यूल्स के पास कुछ तो हरकतें हो रही होंगी। नाउ टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, अब इस टेस्ट ट्यूब को आप टच करें, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कुछ चेंज हुई है, क्या ऐसा हुआ है कि ये टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क बहुत गर्म हो गया है या बहुत ठंड हुआ है या फिर ये न्यूट्रल है, कोई चेंजेस ही नहीं आई। तो चलिए एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सो हमने जिंक ग्रैन्यूल ले लिया, इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दिया, हमने क्या देखा कि बबल्स का तुरंत फॉर्मेशन हो गया, है ना, बबल्स का फॉर्मेशन हो गया, और ये टेस्ट ट्यूब को हमने जब टच किया तो ये बहुत हॉट हो गया, मतलब इनका टेम्परेचर राइज कर गया, है ना, और टेम्परेचर राइज कर गया, और ये जो टेम्परेचर राइज हुआ और गैस का इवोल्यूशन हो गया, गैस का फॉर्मेशन हो गया, और ये गैस हवा बन करके ऊपर उड़ गया, और ये गैस कोई अदर गैस नहीं था, ये हाइड्रोजन गैस था। डोंट वरी, हाइड्रोजन गैस एक्टिविटी में या किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कैसे हम पता करेंगे कि कौन से गैस हाइड्रोजन गैस है या कौन सा नाइट्रोजन गैस है, ये हम सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में बहुत अच्छी वे में जानेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, एक टिप्स बताऊंगी, ओके। सो वी सॉ द बबल्स फॉर्मेशन, फ्लास्क बिकम हॉट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो हो गया भाई साहब, चेंज इन टेम्परेचर भी हो गया, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो गया, तो हो गया ना एक्टिविटी 1.3 चेंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस भी, और न्यू सब्सटेंस को तो फॉर्मेशन हुआ ही। कौन से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, जिंक को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, वो हो गया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हवा बनकर ऊपर उड़ गया, इसलिए मैंने इस एरो को ऊपर वे में अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट किया है, ओके। सो हमने क्या देखा स्टूडेंट, नाउ थर्ड चैप्टर पे जरा ध्यान देना, ये थर्ड चैप्टर की बातें फोर्थ चैप्टर में कुछ मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये पार्ट प्रॉमिस की है, इसलिए। जिंक क्या एक मेटल है, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट होता है, कोई भी एसिड हो, ठीक है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, एनी अदर एसिड, जब वो एसिड से रिएक्ट होता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस, तो वही तो हुआ। जिंक जब रिएक्ट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, कौन सा सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट, कौन से मेटालिक सॉल्ट, जिस मेटल से रिएक्ट हुए हैं, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, है ना। नाउ
अगर हम इसी जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस। तो इतना डेप्थ में बताने का मतलब ये था कि आप जब थर्ड चैप्टर पर मूव करें तो आपको ये सब याद करने की ज़रूरत ना पड़े, कि फर्स्ट चैप्टर से इतना रेगुलर रिपीटेशन से आपको टिप ऑफ टंग पर ये चीज़ें याद हो। बिकॉज थर्ड चैप्टर में हम स्टडी करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पढ़ने को मिलेगी। ओके अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस को समझेंगे और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।